यदि आप एमपी पुलिस कांस्टेबल की सर्वश्रेष्ठ तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप पर बेस्ट टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, जिन्हें आप परचेस कर सकते हैं हमारे प्रोमो कोड SOFTGOV50 को अप्लाई करके। जैसे ही इस प्रोमो कोड को आप अप्लाई करेंगे तो आपको 50% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलेगा प्रत्येक टेस्ट सीरीज पर, चाहे आप कोई भी टेस्ट सीरीज परचेस करें। तो अधिक जानकारी के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं सौरभ एक बार फिर से आपके साथ हूं और स्टार्ट करेंगे आज की हमारी एमपी पुलिस कांस्टेबल के ओल्ड क्वेश्चन पेपर की इस सीरीज की थर्ड वीडियो को। तो दोस्तों, इससे पहले हमारी दो वीडियोस आ चुकी हैं जिसमें एमपी पुलिस कांस्टेबल के ओल्ड क्वेश्चन पेपर से लिए गए क्वेश्चन को डिस्कस किया था, और ये हमारी तीसरी वीडियो। यदि आपने उन दो वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं और लगभग 5-6 वीडियोस होंगी जिसमें कि हम ओल्ड क्वेश्चन पेपर से लिए गए क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसके बाद में जो वीडियोस आएंगे उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आपके एमपी जीके से, इंडिया और इंडिया जीके से, सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाएगा। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि यहाँ पर अपलोड की गई नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना है और अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। साथ ही साथ वीडियो कैसी लगी ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो स्टार्ट करेंगे इससे पहले क्वेश्चन के साथ में, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये सभी क्वेश्चन ओल्ड क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है, किस वर्ष में बाघ परियोजना का लोकार्पण हुआ था। ठीक है, किस वर्ष में बाघ परियोजना का लोकार्पण हुआ था। तो बाघ परियोजना का लोकार्पण या फिर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, इसे लॉन्च कब किया गया था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी सन 1973-74 में, 1973-74 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर की। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता कौन है। ठीक है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता कौन है, तो कैलाश सांखला। कैलाश सांखला जो है ये भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता है। यदि विश्व की बात करें तो विश्व में जो ग्रैनी मैनफोर्ड हैं यह विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता माने जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश के संबंध में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, और पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा नेशनल पार्क है जो कि सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर में जैसे शामिल किया गया। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो कान्हा किसली नेशनल पार्क है यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और इसे ही सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया था। तो ये सभी जो यहाँ से पॉइंट है ये सभी आपको याद करके रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है लिखा हुआ है, किस वर्ष में भारत एक गणराज्य बना। किस वर्ष में भारत एक गणराज्य, एक लोकतांत्रिक देश बना, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है भारत गणराज्य कब बना, तो यह बना 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है यह लागू हुआ था और इसी दिन हम अपना रिपब्लिक डे बनाते हैं। तो इसी दिन जो है भारत एक गणराज्य बना था, एक रिपब्लिक कंट्री बना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन सीक्वेंस में नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा हुआ है कि भारतीय तटरक्षा बल के महानिदेशक बनने वाले प्रथम प्रत्यक्ष प्रविष्टि तटरक्षा अधिकारी कौन है। भारतीय तटरक्षा बल के महानिदेशक बनने वाले प्रथम प्रत्यक्ष प्रविष्टि तटरक्षक अधिकारी कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है लिखा हुआ है, भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है। भारतीय नौसेना प्रमुख कौन है ये आपको बताना है। तो भारतीय नौसेना प्रमुख यहाँ पर जो वर्तमान में है, ठीक है, हमारे लिए वर्तमान की बात करनी है क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है 2017 का है। तो यहाँ पर 2017 में उस समय जो हमारे नौसेना प्रमुख थे वो थे सुनील लांबा। ठीक है, एडमिरल सुनील लांबा यहाँ पर नौसेना प्रमुख थे। लेकिन यहाँ पर अभी वर्तमान में जो हमारे नौसेना प्रमुख हैं वो कौन है, करमबीर सिंह, एडमिरल करमबीर सिंह। ठीक है, ये हमारे वर्तमान में नौसेना प्रमुख हैं और ये आपको याद करके रखना है। और यदि हम बात करते हैं थल सेना प्रमुख की, ठीक है, तो ये तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं तीनों आपको याद रखने हैं। चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं। जो थल सेना प्रमुख हैं ये हमारे हैं जनरल मनोज मुकुंद रणवने। ठीक है, जनरल मनोज मुकुंद रणवने ये थल सेना प्रमुख हैं। नौसेना प्रमुख है हमारे एडमिरल करमबीर सिंह, और जो हमारे वायुसेना प्रमुख हैं ये कौन से हैं, तो वायुसेना प्रमुख है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ठीक है, जो है चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ये हमारे वायुसेना प्रमुख हैं। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है लिखा हुआ है, पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग, पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग खालिस्तान द्वारा अधिकृत है।
पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग खालिस्तान द्वारा अधिकृत है। 3/4 भाग जो है पृथ्वी की सतह का, हुआ है जल द्वारा, जो है जल द्वारा अधिकृत है। ठीक है, पृथ्वी की सतह के कितने 3/4 भाग पर जल, समुद्र, महासागर पाए जाते हैं, और ये जो इसके अलावा जो 1/4 भाग है ये हमारा यहाँ पर महाद्वीप पाए जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला है हमारा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्न के लिए प्रदान किया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किसके लिए प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार है यह फिल्म, जो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सिनेमा के क्षेत्र में यह दिया जाता है, और यह सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है लिखा हुआ है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बोलने की स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति के अधिकार की प्रत्यभूति करता है? ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा यहाँ पर? सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। तो भारत के जो मौलिक अधिकार हैं ये भाग 3 में वर्णित हैं, और यहाँ पर 12 से 35, ठीक है, 12 से जो 35 अनुच्छेद हैं यह मौलिक अधिकार से संबंधित है, और जो अनुच्छेद नंबर 19 है इसमें बोलने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। ठीक है, अभिव्यक्ति की आज़ादी अनुच्छेद नंबर 21 में प्रदान की गई है। यदि हम बात करते हैं भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था, और इसी दिन इसे अंगीकार भी कर लिया गया था भारतीय संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, 26 नवंबर को मनाया जाता है विधि दिवस, या फिर विधि दिवस और संविधान दिवस के नाम से इसे हम जानते हैं 26 नवंबर को। ये आपको याद रखना है। जो हमारा संविधान है, संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। और भाग की बात की जाए तो 22 भाग हैं संविधान में। अनुच्छेद की बात की जाए तो जो संविधान है इसमें, मूल संविधान में जब संविधान का निर्माण हुआ तो 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का प्रधान आसन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश की उच्च न्यायालय का प्रधान आसन कहाँ पर है? तो प्रधान पीठ कहाँ पर, ये आपको बताना है। तो मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय स्थित है इसका जो प्रधान आसन स्थित है यह जो है जबलपुर में है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जबलपुर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है पगारा बांध इस जगह में स्थित है। पगारा बांध इस जगह में स्थित है। ठीक है, तो पगारा बांध कहाँ पर स्थित है? पगारा बांध स्थित है मुरैना में। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये छोटे छोटे जो फेमस बांध है मध्य प्रदेश में ये तो आपको याद करना ही है। साथ ही साथ इसके साथ ही देख सकते हैं ये छोटे छोटे जो डैम हैं, अधिक छोटे तो नहीं है लेकिन कह सकते हैं कि बड़े डैम की तुलना में यह छोटे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के डैम भी यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। तो ये सभी हम लोग कवर करेंगे जब बांधों से संबंधित वीडियो होगी, तो उस वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। वीडियो दोस्तों पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इसे शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है लिखा हुआ है केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, किसके द्वारा की जाती है? तो यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है यह मुंबई में स्थित है। ठीक है, कहां पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। बात की जाए भारतीय रिजर्व बैंक की, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। इनके पहले गवर्नर कौन थे? ठीक है, तो जब भारत में विमुद्रीकरण किया गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भारत में विमुद्रीकरण या फिर जो है जब 500 के और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे तो उस समय पर भारत के गवर्नर कौन थे? तो वहाँ पर रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो उर्जित पटेल वहाँ पर गवर्नर थे। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। वर्तमान में शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक के गवर्नर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है लिखा हुआ है सिखों के तीसरे गुरु कौन है? सिखों के तीसरे गुरु कौन है ये आपको बताना है। सिखों के तीसरे गुरु कौन है?
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिक्कों के जो तीसरे गुरु थे वे थे गुरु अमरदास। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। जो गुरु अमरदास हैं ये सिक्कों के तीसरे गुरु हैं। और चौथे गुरु थे अर्जुन देव। ठीक है, यहाँ पर पहले गुरु कौन थे सिक्कों के? तो पहले गुरु थे गुरु नानक। 10वें गुरु थे जो थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, यह सिक्कों के 10वें गुरु थे। इसके अलावा 9वें गुरु हैं जो सिक्कों के, गुरु तेज बहादुर सिंह। गुरु तेज बहादुर का नाम आपको याद रखना है। ये सिक्कों के 9वें गुरु थे। तो पहले गुरु थे कौन? पहले गुरु थे गुरु नानक, 9वें गुरु थे तेज बहादुर सिंह और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक, इसके अलावा जो तीसरे गुरु की बात की तो यहाँ पर अमरदास सिंह तीसरे गुरु थे। तेज बहादुर सिंह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो औरंगजेब थे, औरंगजेब के समय में सन 1675 ईस्वी में, ठीक है, सन 1675 ईस्वी में जब औरंगजेब ने गुरु तेज बहादुर सिंह से धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा, ठीक है, तो इन्होंने धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया था गुरु तेज बहादुर सिंह, और इन्होंने धर्म परिवर्तन करने के स्थान पर मृत्यु का स्थान चुना था और औरंगजेब के द्वारा इनका सिर कलम करवा दिया है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो दोस्तों उदयगिरी की गुफाएं जो स्थित हैं यह कहाँ पर स्थित है? यह विदिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। विदिशा में स्थित है उदयगिरी की गुफाएं। ठीक है, इसके अलावा विदिशा में दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख भी स्थित है। और हाथी गुम्फा अभिलेख ऐसा अभिलेख है जिसमें भारतवर्ष का सबसे पहले उसका जिक्र मिला था। ठीक है, भारत का जिक्र जिसमें मिला है हाथी गुम्फा अभिलेख में। तो ये दोनों विदिशा में स्थित हैं। और विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? तो विदिशा बेतवा नदी के तट पर स्थित है और ओरछा भी बेतवा नदी के तट पर स्थित है। तो ये दोनों आपको याद रखने, ये दोनों बेतवा नदी के तट पर स्थित है, विदिशा और ओरछा। साथ ही विदिशा में उदयगिरी की गुफाएं हाथी गुम्फा अभिलेख मौजूद है। और विदिशा से 8-10 किलोमीटर के स्थान पर है सांची। तो सांची में क्या है? बौद्ध स्तूप है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सांची यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है, तो ये आप याद रखना है। मध्य प्रदेश के 3 स्थल हैं जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। एक है आपका सांची के स्तूप, दूसरा जो सबसे पहले जो शामिल किया गया था वो ओरछा, इसके क्या कहलाए, खजुराहो के मंदिरों को शामिल किया गया था, कि खजुराहो को शामिल किया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में। और फिर किया गया था यहाँ पर कब? 1989 में सांची के स्पूतों को और 2003 में उदयगिरी की गुफाओं को। ठीक है, तो ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है भारत में पहले एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। भारत में पहले एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था? ठीक है, तो दोस्तों भारत में पहले एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था सन 1951 में। 1951 में भारत में पहले जो है एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस जो मनाया जाता है यह मनाया जाता है कब? 1 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों 10 दिसंबर की। तो ह्यूमन राइट्स डे और ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ठीक है, मानवाधिकार दिवस। इसके अलावा 5 जून को मनाया जाता है। तो 5 जून को तो सभी को पता होगा, यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं इनका चुनाव किनके द्वारा होता है? तो इनका चुनाव होता है राज्यसभा और लोकसभा के दोनों के सदस्यों के द्वारा होता है। यदि बात की जाए राष्ट्रपति के चुनाव की, ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्यों, जो राज्यों की विधानसभा के सदस्य होते हैं उनको शामिल किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को भी शामिल किया जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, और उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को शामिल किया जाता है। ठीक है, ये इनके द्वारा इनका चुनाव होता है उपराष्ट्रपति का। और जो उपराष्ट्रपति होते हैं यह राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है, जिन जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, जिन जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, तो ये आपको बताना है किन जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो दोस्तों जो कर्क रेखा है यह 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा है। ठीक है, 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा है। मध्य प्रदेश
से गुजरती है, भारत के टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। और इसकी जो ट्रैक है मित्र पर अतराझार, ठीक है, यह पुरानी ट्रैक है मित्र पर अतराझार। यह राज्यों को याद करने की ट्रैक है कि भारत के कौन कौन से राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। इस ट्रैक को एक्सप्लेन आपको कमेंट बॉक्स में करना है। कई लोग होंगे जिन्होंने ये ट्रैक पहले सुनी होगी, पढ़ी होगी, तो इसको एक्सप्लेन आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है और मध्य प्रदेश को 2 भागों में कर्क रेखा डिवाइड करती है, उत्तर मध्य प्रदेश और दक्षिणी मध्य प्रदेश, ठीक है। और यहाँ पर 14 जिलों में से कौन से जिलों से जो कर्क रेखा नहीं गुजरती ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदौर और बालाघाट, ठीक है, इंदौर और बालाघाट, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगी। यहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। और यहाँ पर आपको गुजरती है और नहीं गुजरती, नहीं पर आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ कैंडिडेट होते हैं वो नहीं पर ही गलती करके आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ते और नहीं की जगह आप गलत क्वेश्चन वहां पर टिक करके आ जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आरटीआई अधिनियम को खालिस्तान के दिन राष्ट्रपति स्वीकृति मिली थी। आरटीआई को कब स्वीकृति मिली थी? आरटीआई जो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, इसके द्वारा आप गवर्नमेंट से कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो कि आरटीआई के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी स्वीकृति कब मिली थी? तो यह स्वीकृति मिली थी 2005 में, 15 जुलाई 2005 में। ऑप्शन नंबर जो 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसे आरटीआई को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है वह प्रधानमंत्री कौन है जिन सबसे लंबी अवधि का कार्यकाल जिन्होंने पूरा किया है, वह प्रधानमंत्री कौन है? तो यह जो प्रधानमंत्री है यह कौन? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जो है इन्होंने सबसे लंबा कार्यकाल पूरा किया, सबसे लंबे समय तक ये प्रधानमंत्री पद पर रहे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है भारत में कितने राजनीतिक दलों के पास राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है? भारत में कितने दलों के पास राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है? तो 7 दलों के पास राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। और ये 7 दल जो है अपने प्रतिनिधि को जो प्रधानमंत्री के चुनाव हेतु यह आसीन कर सकते हैं, ठीक है। ये 7 दल प्रमुख हैं। तो कौन कौन से 7 दल हैं? जैसे कि यहाँ पर हमारा बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, बहुजन समाज पार्टी हो गया, ठीक है, और बसपा, सपा, इस प्रकार से ये 7 दल हैं टोटल। और इनको 7 को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा, संसद के द्वारा। अब दोस्तों संसद की बात करते हैं तो संसद के 2 सदन है भारत में। एक है उच्च सदन, राज्यसभा कहते हैं, और निम्न सदन लोकसभा कहते हैं, ठीक है। राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता, लोकसभा का विघटन हो जाता है। और जो संसद बनती है वह है राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा तीनों से मिलकर बनती है। तो ये जो है ये संसद जो है यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र खालिस्तान में स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र खालिस्तान में स्थित है। तो दोस्तों जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है यह कहाँ पर स्थित है? यह श्रीहरिकोटा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। सतीश धवन कौन थी? तो दोस्तों सतीश धवन जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके 3रे अध्यक्ष थे, ठीक है। कौन? सतीश धवन। और ये सबसे लंबे समय तक इसरो के अध्यक्ष रहे हैं। और इनके समय में इसरो ने बहुत ही उपलब्धियां हासिल की, तो ये इंपॉर्टेंट बनते हैं। और ये स्थित है कहाँ पर? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है श्रीहरिकोटा में स्थित है। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई कौन थे? तो दोस्तों विक्रम साराभाई इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे और इन्हें भारतीय अंतरिक्ष का जनक भी इन्हें माना जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो विक्रम साराभाई को माना जाता है। विक्रम साराभाई जो स्पेस रिसर्च सेंटर है या फिर विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है ये कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है। तो सतीश धवन 2 ही प्रमुख यहाँ पर बनते हैं। एक सतीश धवन बनता है श्रीहरिकोटा में और विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है वह है आपका कहाँ पर है? तो वह तिरुवनंतपुरम केरल में, ठीक है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी दोस्तों 1969 में, ठीक है। कब हुई थी? तो 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत सारे फैक्ट हैं यहाँ से और सभी को यहाँ पर दोस्तों कवर करेंगे किसी सेपरेट वीडियो में।
यहाँ पर अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा हुआ है भारत में किस राज्य में अधिकतम वन आच्छादन है। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं, इसका सिंपल भाषा में आप इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वनों का प्रतिशत भारत में पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला राज्य यहाँ पर गुजरात हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बामन पत्ते के बंडल से, यह दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पर एक बीच में आ चुका है और यहाँ पर लिखा हुआ बामन पत्तों के बंडल से फेस कार्ड मतलब जैसे कि आपका बेगम, गुलाम, बादशाह और ये जो फेस कार्ड 4 होते हैं आपके। ठीक है, तो इसके अलावा जो है प्रायिकता आपको बतानी है कि फेस कार्ड निकालने की प्रायिकता क्या हुई थी। ठीक है, तो टोटल कितने फेस कार्ड होते हैं ताश में, तो यहाँ पर होते हैं ताश के बंडल में होते हैं 16 फेस कार्ड। ठीक है, एक कलर के 4 फेस कार्ड होते हैं, हुक्म का होता है, हुक्म के 4 होते हैं, पान के 4 होते हैं, ईंट के 4 होते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से 16 होते हैं। तो 16 इन अपॉन यहाँ पर हम कर देंगे 52 और इसे डिवाइड कर देंगे जब, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 4/13। ठीक है, तो फेस कार्ड निकालने की जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 4/13, 4/13। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है लिखा हुआ है 2016 में ब्रिक्स स्मार्ट शहर कॉन्फ्रेंस खालिस्तान में आयोजित की गई थी। 2016 में ब्रिक्स स्मार्ट शहर कॉन्फ्रेंस खालिस्तान में आयोजित की गई थी। तो यह कहाँ पर की गई थी, यह की गई थी दोस्तों शिलांग में। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा, शिलांग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे कम उम्र के शतरंज का भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है। तो सबसे कम उम्र के जो शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं भारतीय वो हैं परिमार्जन नेगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान इस क्षेत्र के शासक थे। तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। ठीक है, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, मैसूर के शासक थे। अगला क्वेश्चन है भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। ठीक है, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इनमें से 2 मध्य प्रदेश में स्थित हैं। उनमें से जो कौन से 2 मध्य प्रदेश में स्थित हैं, तो एक है दोस्तों हमारा उज्जैन तो आप सभी जानते हैं। इसके अलावा ओंकारेश्वर। ठीक है, उज्जैन एवं ओंकारेश्वर कहाँ पर स्थित हैं, तो यह मध्य प्रदेश में दोनों स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। दोस्तों 1965 में जो प्रधानमंत्री थे ये हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है, 1965 में। 1971 में जो युद्ध हुआ था और 1971 में जो हमारा युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के, इसमें जो प्रधानमंत्री थी वह हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अंतिम मुगल सम्राट कौन था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो दोस्तों अंतिम मुगल सम्राट जो था यह थे बहादुर शाह जफर। इन्हें हम बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। बहादुर शाह जफर ने 1857 की महान क्रांति में भाग भी लिया था। ठीक है, तो ये जो थे यह भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर। और ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिखा हुआ है भारत के किस पड़ोसी देश में सुंदरबन फैला हुआ है। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं यहाँ पर दोस्तों बांग्लादेश में सुंदरबन फैला हुआ है। और सुंदरबन जो है यहाँ पर भारत के पश्चिम बंगाल में, असम में और यहाँ पर सुंदरबन देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और अगला है यहाँ पर लिखा हुआ प्रसिद्ध गायक तानसेन कहाँ से थे। तो प्रसिद्ध गायन जो तानसेन है यह कहाँ से, यह ग्वालियर से थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो दोस्तों सोन नदी का उद्गम स्थल खालिस्तान के समीप है। तो सोन नदी का जो उद्गम स्थल है ये अमरकंटक है। ठीक है, अमरकंटक मध्य प्रदेश का एक प्रमुख स्थान है। यहाँ से 3 नदियाँ गुजरती हैं। एक तो हमारी जो सबसे प्रसिद्ध नदी नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी अमरकंटक से इसका उदय होता है और ये कहाँ पर खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। दूसरी जो नदी है वह सोन नदी है। ठीक है, सोन नदी है। और तीसरी जो नदी है यह जोहिला नदी है। तो अमरकंटक से 3 नदियाँ गुजरती हैं। तो ये तीनों आपको याद रखनी है और तीनों इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।